व्हाट्सअप यूट्यूब, वेलकम टू अ वीडियो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स को। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो का टाइटल है सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स पार्ट 1। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वाटरफॉल मॉडल, प्रोटोटाइप मॉडल, इंक्रीमेंटल और स्पाइरल मॉडल। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहले बात करेंगे वाटरफॉल मॉडल के बारे में, जो कि हमारा सबसे मशहूर और सबसे पुराने प्रोसेस मॉडल्स में से एक है। तो इसके ये सारे फेसेस होते हैं जिसमें हम पहले फेस में इनिशियल प्लानिंग और रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं, और उन सारी रिक्वायरमेंट्स को हम एक डॉक्यूमेंट में लिखते हैं जिसका नाम होता है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया। तो उसके बाद जब हमारा एसआरएस तैयार हो जाता है तो उस पर सारे स्टेक होल्डर्स साइन कर देते हैं, और फिर आ जाते हैं हम अपने डिज़ाइन सेक्शन में, जिसमें हम उसका विजुअल डिज़ाइन भी बनाते हैं, हम उसका आर्किटेक्चरल डिज़ाइन भी बनाते हैं, यानी सॉफ्टवेयर किन पिलर्स पे खड़ा होगा, हम वो सब यहाँ पर प्लानिंग करते हैं। और उसके बाद आ जाते हैं हम अपने डेवलपमेंट स्टेज पर। यहाँ पे हम अपनी प्रोग्रामिंग करते हैं, और जब सारी प्रोग्रामिंग जो जो भी हमने डिज़ाइन में जो भी फैसला किया होता है कि हम सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर, उसका डिज़ाइन ये रखेंगे, उस हिसाब से हम डेवलपमेंट करते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं टेस्टिंग फेज पर, जिसमें हम सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग करते हैं। फिर हम यूज़र के एंड पर उसे डिप्लॉय कर देते हैं, और फिर मेंटेनेंस का जो स्टेज है वो तो चलता ही रहता है, जितना भी हमने उसको एसआरएस में डिफाइन किया होता है। तो वाटरफॉल मॉडल्स जो है ये इट इज़ गुड फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट, यानी ये छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए अच्छा है। वो इस वजह से क्योंकि ये जो वाटरफॉल मॉडल होता है इसमें आप स्टेप में बैक नहीं जा सकते, यानी एक दफ़ा आप रिक्वायरमेंट से एनालिसिस से स्पेसिफिकेशन पे आ गए, फिर डिज़ाइन पे आ गए, फिर डेवलपमेंट पे, ऐसे करते करते आप मेंटेनेंस पे आ जाएं। जब आपकी पूरी साइकिल कंप्लीट होगी जब भी आप वापस जा सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी भी स्टेज पे, जैसे मेंटेनेंस से टेस्टिंग पर आ जाएं या टेस्टिंग से स्पेसिफिकेशन पे आ जाएं, तो ये सिर्फ नीचे जाता है, यानी सिर्फ स्टेप वाइज चलता है। इसीलिए इसका नाम वाटरफॉल है, क्योंकि वाटरफॉल हमेशा ऊपर से नीचे बहता है, कभी नीचे से ऊपर नहीं जाता। हाउएवर वाटरफॉल मॉडल में एक हमें रियायत ये दी गई है कि हमारे पास एक रिज़र्व टाइम होता है, यानी कि अगर मैं इस डिज़ाइन फेज़ पर आ चुका हूँ तो मैं स्पेसिफिकेशन पर वापस जा सकता हूँ। जैसे कि अगर हमने इसका टाइम 10 डेज़ रखा है और इसका भी टाइम 10 डेज़ रखा है, तो हर 10 डेज़ बाद एक दो दिन का रिज़र्व टाइम होता है। वो रिज़र्व टाइम इसलिए होता है कि अगर हम डिज़ाइन फेज़ पर आ गए हैं तो हम वापस स्पेसिफिकेशन पर जा सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक स्टेप के लिए होता है, आप वापस रिक्वायरमेंट पे नहीं जा सकते, यानी सिर्फ एक स्टेप पीछे जा सकते हैं। जैसे कि अगर आप डेवलपमेंट पे आ गए तो आप सिर्फ डिज़ाइन पर जा सकते हैं, उससे पीछे नहीं जा सकते। तो इस तरीके से चलता है वाटरफॉल मॉडल। इसका अगला एडवांटेज ये है कि ये उन प्रोजेक्ट में यूज़ होता है जहाँ पे हमारी जो स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट है वो वेल नोन हो। इसका मतलब ये है वो प्रोजेक्ट आज से पहले भी कई दफ़ा बन चुका हो, यानी वो कोई नया प्रोजेक्ट नहीं हो, उसकी स्कोप वेल नोन हो, वो प्रोजेक्ट वेल नोन हो। जैसे कि हम अपना रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम ले लें, या फिर इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम हम ले लें, या कोई शॉपिंग की वेबसाइट है। तो ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये पहले बहुत दफ़ा बन चुके हैं, और इसमें ऐसी कोई नई हमें, यानी ज़्यादा प्लानिंग की हमें ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हम इन प्रोजेक्ट्स को कई दफ़ा बना चुके हैं, या हमने कई दफ़ा उन्हें देखा हुआ है और समझा हुआ है। तो उसलिए वाटरफॉल मॉडल अच्छा रहता है। और ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे कि स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ करें, तो मैंने उसकी वजह यही बताई कि इसमें स्टेप्स पे वापस नहीं जा सकते। तो दूसरे जो यहाँ पर लिखा है कि प्रोजेक्ट की स्कोप वेल नोन हो, उसकी वजह भी यही है कि स्टेप्स में वापस नहीं जा सकते। तो वेल नोन प्रोजेक्ट्स में हम एक ही दफ़ा सारे काम को सही से प्लान कर लेते हैं, और हमें वापस जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती आमतौर पे। उसके बाद बेस्ट फॉर सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम, वही बात है कि अगर आप कोई ऐसा सिक्योरिटी सिस्टम बना रहे हैं
तो उसमें एक ही दफ़ा में बहुत सॉलिड प्लानिंग की जाती है, तो उसमें हमें ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम वापस वापस स्टेप बैक जाएं और हमारी रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही हों। आमतौर पे ऐसा नहीं होता, इसलिए ये सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम के लिए अच्छा है। उसके अलावा कॉन्स में ये आ जाता है कि वही कि आप स्टेप्स में बैक नहीं जा सकते जब तक साइकिल फिनिश नहीं हो जाए। यानी अगर आपको डिज़ाइन में कोई चेंजेस करनी है और आप टेस्टिंग पे आ चुके हो, तो आपको ये दोनों स्टेप करने पड़ेंगे, फिर शुरू से रिक्वायरमेंट, फिर स्पेसिफिकेशन, फिर आप डिज़ाइन पर आओगे। उसके अलावा रिक्वायरमेंट्स कैन चेंज ड्यूरिंग द प्रोसेस। जैसा कि मैंने बताया, अगर आप नीचे आ चुके हो तो आप वापस रिक्वायरमेंट्स पे नहीं जा सकते, आपको पूरी साइकिल कंप्लीट करनी पड़ेगी, फिर आप रिक्वायरमेंट्स पर आ सकते हैं। और शेड्यूलिंग इज़ वेरी टाइट, इसका भी वही मतलब है कि दो स्टेप्स के बीच में आपने एक मखसूस टाइम रखा हुआ है, जैसे कि ये 10 दिन में होगा, फिर उसके बाद इसमें भी 14 दिन लगेंगे, इसमें 13 दिन लगेंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप इसमें ज़्यादा टाइम लगा दो या किसी भी स्टेप में ज़्यादा टाइम लगा दो और फिर आगे के स्टेप में आप टाइम कम कर दो। तो शेड्यूलिंग काफ़ी टाइट होती है और आपको स्टेप वाइज बिल्कुल तरीके से चलना पड़ता है, तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। तो कंक्लूजन हमारी यही है कि इसको स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ किया जाए, जहाँ पे हमारा जैसे कि अगर स्मॉल प्रोजेक्ट होगा और हम इस फेज़ पर आ चुके हैं, हमें कोई रिक्वायरमेंट चेंज करनी है, तो हम जल्दी जल्दी से ये सारे स्टेप्स पूरे करके वापस जा सकते हैं। तो स्मॉल प्रोजेक्ट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका प्रोजेक्ट वेल नोन है, यानी पहले बहुत दफ़ा बन चुका है, तो आपको वापस जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो उसमें भी आप ये यूज़ कर सकते हैं। या अगर आपका सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम है, यानी सिक्योरिटी से मुताल्लिक कोई आपका सिस्टम बना रहे हैं आप, तो उसमें आप ज़्यादा सॉलिड प्लानिंग करते हैं, तो उसमें भी आम तौर पर वापस जाने की ज़रूरत नहीं होती, तो उस टाइम पर आपको वाटरफॉल मॉडल ज़्यादा सूट करेगा। और आखिर में यहाँ पर यही बात लिखी हुई है कि यहाँ पे एक रिज़र्व टाइम होता है हर स्टेप के दरमियान में, जिसमें हम एक स्टेप पीछे जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही स्टेप हम पीछे जा सकते हैं, दो स्टेप पीछे नहीं जा सकते। तो अब बात करेंगे प्रोटोटाइप मॉडल की। तो प्रोटोटाइप मॉडल में हम सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स को गैदर करते हैं, और यहाँ पर रिक्वायरमेंट एनालिसिस इसलिए नहीं लिखा हुआ क्योंकि इसमें कोई हम बाकायदा प्लानिंग से और बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स को गैदर नहीं करते, क्योंकि प्रोटोटाइप मॉडल यूज़ ही तब होता है जब यूज़र अपनी रिक्वायरमेंट्स के बारे में श्योर नहीं होता। तो हम उससे यही कहते हैं कि जितनी रिक्वायरमेंट्स आपको समझ में आ रही हैं, जो आपको समझ में आ रहा है वो हमें बता दो, तो वो रिक्वायरमेंट हम गैदर कर लेते हैं। उससे हम एक क्विक डिज़ाइन बनाते हैं, यानी इसमें बहुत टाइम, बहुत एफर्ट नहीं लगाते, ताकि हमारा एफर्ट ज़ाया नहीं हो। जो भी हमें यूज़र ने बताया होता है, उससे हम एक प्रोटोटाइप बिल्ड कर लेते हैं, यानी एक ढांचा बिल्ड कर लेते हैं सॉफ्टवेयर का, कि हमारा सॉफ्टवेयर इस तरीके का दिखेगा या इस तरीके का काम करेगा। फिर हम कस्टमर एवेल्यूएशन करते हैं, यानी कस्टमर से पूछते हैं कि आपको प्रोडक्ट कैसा लगा, क्या आपको प्रोडक्ट सही लगा, बिल्कुल एक्यूरेट लगा, या इसमें कोई इजाफी चीज़ करनी है, या ये प्रोडक्ट बिल्कुल ही गलत है। उससे होता यह है, जब उसके सामने एक वर्किंग प्रोटोटाइप, एक ढांचा आ जाता है, एक शक्ल आ जाती है, तो वो बता सकता है कि हमारा प्रोजेक्ट, हम उसकी बात सही समझे हैं, जो भी उसने थोड़ा बहुत बताया वो चीज़ हम सही समझे हैं, या हमने गलत समझ लिया, हमें दोबारा उसे बनाना है। तो उस कस्टमर एवेल्यूएशन से ये पता चल जाता है। फिर हम प्रोटोटाइप को रिफ़ाइन करते हैं, यानी थोड़ा निखारते हैं। उसके बाद दोबारा क्विक डिज़ाइन में जाते हैं और फिर एक नया प्रोटोटाइप बनाते हैं, फिर कस्टमर से एवेल्यूएशन लेते हैं, फिर रिफ़ाइन करते हैं। तो ये प्रोसेस चलता रहता है जब तक कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हो जाता और फिर एक फाइनल प्रोडक्ट सामने आ जाता है। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि इट्स गुड फॉर न्यू एंड स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर सिस्टम, यानी कोई नई चीज़ अगर यूज़र बनाना चाह रहा हो, या कोई स्पेसिफिक, यानी एक एक चीज़ यूज़र को अपने मुताबिक चाहिए, वो किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता, तो इससे, इस प्रोटोटाइप मॉडल से उसे ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री मिलती है। इट इज़ यूज व्हेन यूज़र इज़ नॉट श्योर ऑफ द सिस्टम, इन अदर वर्ड्स रिक्वायरमेंट आर इनकम्प्लीट। मतलब वही जो मैंने बताया
कि यूज़र श्योर नहीं होता कि उसको एग्जैक्टली चाहिए क्या, वो करना क्या चाहता है, उसको पता नहीं होता, रिक्वायरमेंट्स इनकम्प्लीट होती है, तो जो रिक्वायरमेंट होती है उससे हम काम करना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद इमीडिएट फीडबैक फ्रॉम द यूज़र मिनिमाइजेस द एरर, यानी हम बार बार जल्दी जल्दी एक प्रोटोटाइप बना के और यूज़र को दिखाते रहते हैं, यूज़र की फुल इन्वॉल्वमेंट होती है, तो इससे बहुत कम हो जाते हैं चांसेस एरर के, क्योंकि यूज़र को उसके मुताबिक मिलता है अपना सॉफ्टवेयर। यूज़र इज़ हाईली सेटिस्फाइड एट द एंड बिकॉज होल प्रोडक्ट इज़ बिल्ड अकॉर्डिंग टू हिम, वही बात जो मैंने अभी बताई। उसके बाद इसका डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट एज वी डोंट नो हाउ मैनी आर्ट्रेशन इट वुड टेक, यानी इसका कोई मिनिमम या मैक्सिमम नंबर नहीं है कि इतने आर्ट्रेशन पर हमारा सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा आर्ट्रेशन भी ले सकता है, बहुत कम भी ले सकता है, तो इसमें बहुत अनसर्टेनिटी होती है। यूज़र सेटिस्फाई तो होता है लेकिन अनसर्टेनिटी हमेशा होती है। और दूसरा वही कि प्रोजेक्ट कुड बी अ टोटल सक्सेस, यानी यूज़र बिल्कुल सेटिस्फाइड है, या कंप्लीट फेलियर, या आखिर में यूज़र के कुछ समझ में ही नहीं आया, वो ऐसे ही चले गया कि उसको चीज़ समझ में ही नहीं आ रही, या प्रोजेक्ट में इतनी कॉस्ट लग चुकी है या इतना टाइम लग चुका है कि वो वर्थ इट नहीं है, तो ये कंप्लीट फेलियर भी प्रोजेक्ट हमारा हो सकता है। ये इसका डिसएडवांटेज है। और आखिरी ये कि अवेलेबिलिटी ऑफ यूज़र इज़ रिक्वायर्ड टू ऑफन, यानी हर प्रोटोटाइप बनाने के बाद बार बार यूज़र से पूछना कि आपको सॉफ्टवेयर कैसा लगा, और फिर आगे बढ़ना, फिर दोबारा यूज़र को या कस्टमर को अपने बुलाना, फिर उससे सवाल करना, उसको चीज़ दिखाना। तो ज़रूरी नहीं है कि यूज़र के पास इतना टाइम हो, यूज़र इतना फारिग हो, तो वो अवेलेबिलिटी एक क्वेश्चन बन जाती है कि आपके यूज़र के पास इतना टाइम है कि नहीं। तो प्रोटोटाइप मॉडल का कंक्लूजन यही निकलता है कि इसे न्यू सिस्टम के लिए, न्यू सॉफ्टवेयर सिस्टम्स के लिए बनाया जाए, और जो कस्टमाइज हो, जिसमें ज़्यादा कस्टमाइजेशन की ज़रूरत हो, यूज़र आपके साथ चिपका हुआ हो कि उसको ये चाहिए, उसको ये चाहिए, यूज़र बिल्कुल अपने मुताबिक बनाना चाहता हो, आप इसको जब यूज़ करेंगे। दूसरा, आप जब यूज़ करेंगे जब यूज़र को कंफर्म नहीं हो कि वो क्या चाह रहा है अपने सिस्टम से, या वो उसको यही नहीं पता हो कि वो क्या सॉफ्टवेयर बनवाना चाहता है और किस काम के लिए, तो ऐसे वक्त में आप प्रोटोटाइप का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब आपके लिए फीडबैक इंपॉर्टेंट हो, आप जब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए हम प्रोटोटाइप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अपने अगले मॉडल पर आते हैं। तो अब बात करेंगे इंक्रीमेंटल मॉडल की। तो अनलाइक प्रोटोटाइप, इंक्रीमेंटल मॉडल में आपके जो यूज़र की रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो कंप्लीट होती हैं, और यूज़र को पता होता है कि उसको क्या बनवाना है। लेकिन मसला ये होता है कि आपका यूज़र इतना वेट करने के लिए तैयार नहीं है, यानी यूज़र चाहता है कि फौरी तौर पे उसको कोई वर्किंग मॉड्यूल मिल जाए, यानी कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो कि ज़रूरत होते हैं, उन पे जल्दी काम स्टार्ट करना होता है, यानी आपका यूज़र सालों तक के लिए वेट नहीं कर सकता। तो ऐसे जगह पर हम इंक्रीमेंटल मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। तो हम क्या करते हैं, यूज़र से पहले तो सारी रिक्वायरमेंट्स और स्पेसिफिकेशन आराम से ले लेते हैं कि उसे क्या क्या एग्जैक्टली चाहिए। उसके बाद हम करते ये हैं कि यूज़र से पूछते हैं कि आप कस्टमर से पूछते हैं कि आपको कौन सी चीज़ें फौरी तौर पे चाहिए। जैसे कि मैं आपको मिसाल दूंगा कि एक हमारा स्मार्टफोन है जो कि बहुत सारे काम करता है। अब हम थोड़ी देर के लिए ये सोच लेते हैं कि स्मार्टफोन की इन्वेंशन हो रही है, यानी स्मार्टफोन नया नया बन रहा है। तो हम यूज़र ने हमें एक स्मार्टफोन का पूरी रिक्वायरमेंट्स बताई हैं कि मुझे अपने एक फ़ोन बनवाना है, और मुझे उसमें ये चीज़ें चाहिए। उसमें टॉर्च भी होनी चाहिए, उसमें वाईफाई भी होना चाहिए, उसमें कॉल, मैसेज और ऐप्स भी होनी चाहिए। तो हमने यूज़र से बोला कि आपको फ़ौरी तौर पे क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो यूज़र ने हमें बता दिया कि मुझे फ़ौरी तौर पे 3 चीज़ें तो लाजमी चाहिए, एक कॉल, मैसेज और एक कैमरा। ये तीनों चीज़ें तो मुझे लाजमी चाहिए, बाकी वाईफाई और ऐप्स और बाकी चीज़ें, टॉर्च, इन सब को आप बाद में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, एक डिज़ाइन बनाएंगे उस स्मार्टफोन का, फिर उसको डेवलप करेंगे, टेस्ट करेंगे,
और फिर यूज़र एंड पे जाके इम्प्लीमेंट कर देंगे। ये हो जाएगी हमारा रिलीज़ 1। तो यहाँ तक के स्मार्टफोन में हमने एक तो कॉल, मैसेज और कैमरा, ये 3 फीचर्स के साथ हमने ये स्मार्टफोन रिलीज़ कर दिया है। अब ये चीज़ रिलीज़ हो चुकी है, अब आगे हम बाकी के फंक्शंस पे काम करेंगे। तो हो सकता है अगले मॉड्यूल पे हम वाईफाई और ऐप्स पे काम कर लें और आखिर में रिलीज़ 2 हो जाए। फिर हम आगे उसकी टॉर्च पे और उसके बाकी फंक्शंस पे, जो भी फंक्शन हो सकते हैं कॉन्टैक्ट के या जो भी स्मार्टफोन में फंक्शन होते हैं, वो सारे फंक्शन, प्राइवेसी के और ये सारे फीचर्स, हम ये सारे फीचर अपने अगले मॉडल में बिल्ड करेंगे और आखिर में रिलीज़ 3 कर देंगे। और फिर इन सारे मॉडल्स को जब हम यूज़र के एंड पर जाकर इंस्टॉल कर देंगे तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनकर सामने आ जाएगा, जो कि एक स्मार्टफोन होगा जो कि बहुत सारे काम परफॉर्म कर सकेगा। तो इंक्रीमेंटल मॉडल का ये मकसद होता है। अब इंक्रीमेंटल मॉडल की ये खूबी है कि ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल है और कम कॉस्ट लगती है रिक्वायरमेंट चेंज करने में। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे बहुत सारे टुकड़ों में जा रहा है सॉफ्टवेयर। तो अगर जैसे कि यूज़र की रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर चेंज हुई तो हम उसे कहेंगे सही है, कोई मसला नहीं है, आप हम जब आपको रिलीज़ 2 करेंगे तो हम उसमें कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट्स को एडजस्ट कर लेंगे। फिर जब हम अगर उसको यहाँ पर फिर रिक्वायरमेंट चेंज हुई तो हम उसकी रिक्वायरमेंट्स को तीसरे रिलीज में एडजस्ट कर लेंगे, इसलिए ये बहुत एडजस्टेबल होता है। उसके बाद इट इज़ यूज व्हेन रिक्वायरमेंट्स आर क्लियर। ये तो मैंने आपको बात बता दी कि रिक्वायरमेंट्स यूज़र की क्लियर होनी चाहिए, लेकिन फेज वाइज इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है क्योंकि सॉफ्टवेयर बहुत टाइम ले रहा है। अब इट इज़ ईजी टू डिबग, टेस्ट एंड आइडेंटिफाई रिस्क बिटवीन स्मॉल आइट्रेशन। यानी क्योंकि हम छोटे छोटे टुकड़ों में इसको रिलीज़ कर रहे हैं तो टेस्टिंग करना आसान होती है, क्योंकि एक पूरा कंप्लीट सॉफ्टवेयर पे टेस्टिंग करना थोड़ी मुश्किल होती है और एक एक मॉड्यूल पे टेस्टिंग करना जैसे रिलीज़ 1, रिलीज़ 2 इस पे आसान होती है। यानी इसका मतलब ये है कि आपका जैसे ये डिज़ाइन है, डेवलपमेंट है, टेस्टिंग है, तो इसका इस वाले डिज़ाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। यानी आप ये नहीं कर सकते कि कोई चीज़ आपने जो फर्स्ट फेज़ में जो आपने सोचा था कि फ़लाँ चीज़ बनानी है, आप कहें कि नहीं कोई मसला नहीं, हम सेकंड फेज़ में बना लेंगे, तो ऐसा नहीं होता। तो बिल्कुल सॉलिड होते हैं। जो आपने यूज़र से रिक्वायरमेंट्स ली है कि हम आपको ये चीज़ें डिलीवर करेंगे, तो वो आपको डिलीवर करनी पड़ेगी। इसके अलावा नॉट ऑल रिक्वायरमेंट्स आर गैदर एट स्टार्ट, सो प्रॉब्लम में अराइज इन डेवलपिंग अ सॉलिड सिस्टम आर्किटेक्चर। मतलब ये कि सारी रिक्वायरमेंट्स क्योंकि हमने शुरू में नहीं ली हैं, तो ऐसा हो सकता है कि हम अपना स्मार्टफोन बना रहे हों और यूज़र कोई ऐसी रिक्वायरमेंट दे दे या कोई ऐसी रिक्वायरमेंट आगे ले आए जिससे हमारा पूरा मोबाइल का डिज़ाइन ही बिगड़ जाए। यानी कि उसका वेट ज़्यादा हो जाए या उसमें जगह ही नहीं बाकी हो और यूज़र कोई एक्स्ट्रा चीज़ डालने का कह रहा हो, जैसे कि एक के बजाय 2 कैमरा डालने का कह रहा हो, तो उसमें हमें प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हमने शुरू में रिक्वायरमेंट्स पूरी ली ही नहीं है कि हम उसका डिज़ाइन को बहुत ज़्यादा प्रॉपर बना सकें, तो उसमें कमी रह सकती है। उसके अलावा यूज़र माइट गेट डिस्टर्ब बाय डिप्लॉयमेंट ऑफ द सिस्टम अगेन एंड अगेन, क्योंकि हम ऐसे कई सारी रिलीजेस में इस सॉफ्टवेयर को निकाल रहे हैं, तो हो सकता है यूज़र को बार बार प्रॉब्लम हो, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना होता है। दूसरा एक ये भी बात है कि जब आप बार बार एक चीज़ को डिप्लॉय कर रहे हो तो ये भी ध्यान रखना होता है कि उनके जो जैसा कि यहाँ लिखा है कि आपस में ओवरलैप नहीं करने चाहिए। तो एक जो फेज़ है वो दूसरे फेज़ या एक रिलीज़ जो है वो दूसरी रिलीज़ को परेशान नहीं करना चाहिए, उसके बीच में नहीं आना चाहिए, वरना पूरा सॉफ्टवेयर बिगड़ जाएगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो इंक्रीमेंटल मॉडल का हमने ये कंक्लूजन निकाला है कि जब यूज़र को पता हो कि उसको क्या चाहिए लेकिन वो वेट करने के लिए तैयार नहीं हो, उसको कुछ ना कुछ फंक्शंस पे फौरी तौर पे काम करना हो, तो हम इंक्रीमेंटल मॉडल लगाएंगे और उसे वो कुछ फंक्शंस फौरी तौर पे प्रोवाइड कर देंगे और बाकी के फंक्शंस को भी हम थोड़े थोड़े वक्त बाद डिलीवर करते रहेंगे।
जैसे कि यहाँ पर एक मिसाल बहुत अच्छी ये भी लग सकती है कि अगर आप गेम से वाकिफ़ हैं तो एक गेम है स्ट्रीट फाइटर। तो स्ट्रीट फाइटर 5 अभी कुछ सालों पहले रिलीज़ हुआ है, लेकिन उसके कैरेक्टर्स बहुत कम थे। तो उन्होंने जो गेम था वैसे ही रिलीज़ कर दिया और फिर हल्के हल्के वो कैरेक्टर्स को बढ़ाते जा रहे हैं और फिर उन्होंने आर्केड मोड भी डाल दिया। तो वो मॉड्स भी डालते जा रहे हैं, चीज़ें नई नई बढ़ाते जा रहे हैं। तो क्योंकि यूज़र्स जो कस्टमर्स थे वो वेट करने के लिए इतना तैयार नहीं थे, या कंपनी का फ़ायदा था अगर वो गेम रिलीज़ जल्दी कर दें, तो उन्होंने जल्दी कर दिया और फिर वो हल्के हल्के कैरेक्टर्स और फीचर्स अपने गेम में डालते जा रहे हैं। तो इससे उनका गेम ज़्यादा वक्त तक चलेगा भी और यूज़र्स को इतना वेट नहीं करना पड़ेगा। तो इस चीज़ से उन्होंने फ़ायदा उठाया है। अब अपने आखिरी मॉडल पे आ जाते हैं जो कि है स्पाइरल मॉडल। तो स्पाइरल मॉडल जो होता है उसे हम 4 फेजेस में डिवाइड करते हैं। जो हमारा पहला फेजेस है वो है प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट्स। तो इस प्लानिंग और रिक्वायरमेंट में हम सारी प्लानिंग कर लेते हैं और यूज़र के रिक्वायरमेंट्स को सॉर्ट आउट कर लेते हैं, और एसआरएस डॉक्यूमेंट वगैरह ये सब हम इस फेज़ में बना लेते हैं। दूसरे फेज़ में हम रिस्क एनालिसिस करते हैं कि क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व हो सकते हैं इस सॉफ्टवेयर को बनाने में, जिससे इसके सक्सेस या फेलियर पे फ़र्क पड़ेगा। और प्रोटोटाइपिंग का मतलब यहाँ पर प्रोटोटाइप मॉडल नहीं है बल्कि डिज़ाइनिंग है, यानी इस फेज़ में हम डिज़ाइनिंग भी करते हैं कि सॉफ्टवेयर कैसा दिखेगा, कैसा चलेगा, कैसा उसका आर्किटेक्चर होगा, वगैरह वगैरह। उसके बाद कोडिंग एंड टेस्टिंग में हम इसकी डेवलपमेंट करते हैं और इसको सेल्फ टेस्ट करते हैं, यानी जो डेवलपर्स होते हैं वो खुद ही उस चीज़ को टेस्ट करते हैं कि क्या जो सॉफ्टवेयर बना है वो सही बना है और उसके सारे फंक्शन सही से काम कर रहे हैं। ये सब इस फेज़ में टेस्टिंग वगैरह भी होती है। उसके बाद चौथे फेज़ है कस्टमर इवैल्यूएशन, और इसमें हम ये करते हैं कि जो भी हमारा बना होता है पूरा सॉफ्टवेयर का मॉड्यूल या पूरा सॉफ्टवेयर, उसको हम कस्टमर को भिजवा देते हैं और फिर कस्टमर फीडबैक देता है कि उसे सॉफ्टवेयर कैसा लगा या उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरा कर रहा है या नहीं, या इसमें अगर कोई चेंजेस की ज़रूरत है तो वो भी फीडबैक से पता चल जाता है। फिर हम अगले स्प्रिंट में आ जाते हैं और इस तरीके से हम फिर अपना अगला प्रोटोटाइप बनाते हैं, यानी चार फेजेस दोबारा कंप्लीट होते हैं तो अगला प्रोटोटाइप आता है जो कस्टमर को भिजवा दिया जाता है। उसके बाद अगला स्प्रिंट हमारा कंप्लीट होता है तो एक नया प्रोटोटाइप आ जाता है। तो इसी तरीके से आखिर में फिर हमारा फाइनल प्रोडक्ट आता है। तो स्पाइरल का मतलब ही चक्कर होता है। तो आम तौर पे इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है कि यहाँ से ये घूमा और यहाँ पर हमारा पहला प्रोटोटाइप सामने आ गया, फिर ये घूमा और यहाँ पर हमारा दूसरा प्रोटोटाइप सामने आ गया, फिर ये ऐसे तीसरा, चौथा, और ये हमारा आखिरी प्रोटोटाइप, और ये डिलीवर हो गया कस्टमर को। तो ये है स्पाइरल मॉडल का कॉन्सेप्ट और उसकी रिप्रेजेंटेशन का अंदाज़। स्पाइरल मॉडल जो होता है बहुत चेंज फ्रेंडली होता है, और इस तरीके से चेंजेस हम कर सकते हैं कि हम फेजेस के दरमियान चेंजेस कर सकते हैं, या हमारा एक पूरा स्प्रिंट कंप्लीट हो जाए तो हम फिर उसके बाद चेंजेस कर सकते हैं। तो ये बहुत चेंज फ्रेंडली होता है, ये इसका फ़ायदा है। उसके बाद दूसरा फ़ायदा ये है कि रिस्क मैनेजमेंट जो होता है ये टॉप प्रायोरिटी में होता है। इसके लिए बाकायदा हमने एक फेस मुकर्रर किया हुआ है, तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत हद तक मिनिमाइज हो जाती है। उसके बाद हाईली कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट बनता है इसको इस्तेमाल करते हुए, यानी जब पूरी प्लानिंग भी हो रही है, रिस्क मैनेजमेंट भी हो रही है, और उसमें पहले तो डेवलपर टेस्ट कर रहा है, उसके बाद कस्टमर टेस्ट कर रहा है, तो एक बहुत मुकम्मल और कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट बनता है इससे। उसके बाद कॉन्स में ये आ जाता है कि ये बहुत कॉस्टली, बहुत महंगा पड़ जाता है, तो हर किसी के लिए इसे अफोर्ड करना मुश्किल है। दूसरी बात ये कि कॉम्प्लेक्स अप्रोच है, तो इसके लिए हाईली स्किल्ड टीम चाहिए और जो शेड्यूल से लग के और बिल्कुल मुस्तकिल मिजाजी के साथ इस एक प्रोजेक्ट को लेकर चल सके, तो हमें ऐसी टीम चाहिए होती है। उसके बाद ये लो रिस्क प्रोजेक्ट के लिए अच्छा नहीं है, और वो इसलिए अच्छा नहीं है क्योंकि हमने बाकायदा एक फेस रखा हुआ है रिस्क मैनेजमेंट के लिए, तो अगर हम इसे लो रिस्क प्रोजेक्ट के लिए यूज़ करेंगे तो हमारे पैसे
फजूल जा रहे होंगे। तो इसलिए लो रिस्क प्रोजेक्ट्स में इसे इस्तेमाल करना सही नहीं है। तो स्पाइरल मॉडल का हमारा कंक्लूजन ये निकला कि स्पाइरल मॉडल को हम जब यूज़ करते हैं जब हमारा रिस्क मैनेजमेंट एक अच्छी हमारी प्रायोरिटी हो, यानी प्रायोरिटीज़ में से एक हो। दूसरा, हमें बहुत कस्टमाइज प्रोडक्ट चाहिए, बहुत हमें लग कर काम करना है, हमें ऐसा प्रोडक्ट तैयार करना है। और ये आम तौर पे बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ होता है क्योंकि ये बहुत कॉस्टली है और बहुत इसको मेहनत लगती है इसको इम्प्लीमेंट करने में, और बहुत ध्यान से करना होता है सारा काम, क्योंकि इतना सब कुछ हमें मैनेज करना है, प्रोटोटाइप्स निकालने हैं, फिर फाइनल प्रोडक्ट आएगा। तो इस वजह से इसको छोटे प्रोडक्ट्स में तो यूज़ करते नहीं है, तो ये बड़े प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है, और जहाँ रिस्क मैनेजमेंट भी एक बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी हमारी होती है। तो यहाँ पर होती है हमारी ये वीडियो कंप्लीट। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सी यू नेक्स्ट टाइम।